हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस का वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की सीरीज चल रही है। अभी तक मैंने आपको प्लेटो, अरस्तू, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक करा दिया है। आज मैं रूसो कराने वाली हूँ। और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल थ्योरी की भी बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। ये सारी मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चैनल पे चले जाइए, विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा 1000 क्वेश्चन सीरीज करके भी है, जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो उसे भी आप देखिएगा। वो मैं साथ में क्वेश्चन के साथ साथ उसे एक्सप्लेन करके भी बताई हूँ कि अगर एग्ज़ाम अगली बार में क्वेश्चन आए, अगर थोड़ा मॉडिफाई करके आए, तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जे रूसो, जिन जैक रूसो। तो रूसो का जन्म कब हुआ था? 1712 से 1778, 1712 से 1778 इनका जीवन काल है। रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में 1712 में हुआ। ठीक है। राजनीतिक विज्ञान में रूसो ने पहली बार समानता की संकल्पना, डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी, 1754 में इस पुस्तक में स्थान दिया। सेवाइन ने के अनुसार रूसो के आधुनिक युग में पहली बार समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित किया। सेवाइन क्या बोलते हैं? सेवाइन ने बोला, रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित किया। रूसो स्पार्टा के समुदाय से प्रभावित थे। तो रूसो, अगर ये क्वेश्चन बन जाए रूसो किस समुदाय से प्रभावित होकर समुदाय की बात करते थे, तो वो स्पार्टा के समुदाय से प्रभावित थे। रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन किया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात किस थिंकर ने पहली बार किया? तो रूसो ने किया। रूसो ने पहली बार राष्ट्रवाद की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार रखा। राष्ट्रवाद की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार किसने रखा? रूसो ने रखा पहली बार। रूसो ने नागरिक धर्म, सिविल रिलीजन्स की संकल्पना दी। फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का बहुत अधिक प्रभाव था। प्रबोध काल में के युग में तर्क एवं विवेक के प्रति विद्रोह किया। रूसो का प्रसिद्ध कथन है, बुद्धिमान व्यक्ति पतित प्राणी है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है ना, पतित प्राणी है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोलते हैं? रूसो के विचार क्या है? तो रूसो के विचार में प्राकृतिक अधिकार का कोई स्थान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक स्थान का उन्होंने कोई स्थान नहीं माना, जबकि लॉक ने माना है। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जब हम पैदा होते हैं तभी से मिल जाता है, लेकिन रूसो ऐसी बात नहीं मानते। रूसो के विचार में प्राकृतिक अधिकार का कोई स्थान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि रूसो के हाथों में पहुंचकर प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना मृत हो गई। रूसो के विचार में से अमेरिकी सहित दुनिया के कई संविधान की प्रस्तावना प्रभावित है। मतलब रूसो के विचार से कई देशों के प्रस्तावना प्रभावित है। रूसो को जैकोबिन और ब्लांकीवाद का पिता बोला जाता है। किसका पिता बोलते हैं? जैकोबिन और ब्लांकीवाद की पिता बोला जाता है। जैकोबिन अब क्या है? तो जैकोबिन क्या था? फ्रांसीसी क्लब का नाम जैकोबिन था, जिसका नेता रोबेस्पियर था। इस क्लब के अनुसार क्रांति अपरिहार्य है और यह किसी भी साधन द्वारा की जा सकती है। क्या बोलता है? जो जैकोबिन क्लब के जो थे ना, वो इसके अनुसार, इस क्लब के अनुसार क्रांति है जो हो गई अपरिहार्य है और यह किसी भी साधन द्वारा की जा सकती है। ब्लांकीवाद, तो लुइस ब्लांकी के नाम से ब्लांकीवाद शब्द का प्रचलन हुआ। ब्लांकी ने फ्रांस में सशस्त्र एवं गुप्त क्रांति का सिद्धांत दिया। ब्लांकी के अनुसार क्रांति छोटे विशिष्ट वर्ग द्वारा संचालित होती है। ठीक है। ब्लांकी के अनुसार क्या होता है? क्रांति कैसे होती है? छोटी और विशिष्ट वर्ग के द्वारा संचालित होती है। वेपर इसमें क्या बोलते हैं? वेपर का ये कथन बहुत बार आया हुआ है। रूसो तर्क का उत्साही धर्मदूत है। रूसो क्या है? तर्क का उत्साही धर्मदूत है, जिसने विवेक के काल के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए अधिकांश विचारों से अधिक कार्य किया है।
रोमांटिक विचारक, तो रूसो के विचार अत्यधिक नैतिकवादी और एवं आदर्शवादी हैं, जिसमें वह वर्तमान समाज की बुराइयों को परिवर्तित करके एक आदर्श समाज के निर्माण का प्रयत्न कर रहा था। वो आइडियल सोसाइटी की डेवलप की बात कर रहा था। अब उसके अनुसार सामाजिक समझौता कैसा था, तो रूसो ने हॉब्स लॉ की तरह सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया तथा राज्य की उत्पत्ति स्वाभाविक इत्यादि का वर्णन किया है कि मतलब राज्य की जो उत्पत्ति है वो स्वाभाविक है और समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। अब मानव स्वभाव, जैसे जैसे ये जो सामाजिक समझौता वाले जो सिद्धांतकार है उन्होंने मानव स्वभाव हर ने बोला, जैसे हॉब्स ने पतित मतलब अच्छा स्वभाव नहीं बताया मानव का। वहीं अगर आप लॉ को पढ़ी तो लॉ बोलते हैं मानव बहुत अच्छा, सद्गुणी, मतलब बहुत अच्छा है। और इनका क्या है, रूसो का क्या विचार था, तो रूसो ने मनुष्य के स्वभाव को पशुवत माना है और वह न तो अच्छा है न ही बुरा है, बल्कि वह अपने प्राकृतिक पशुवत जीवन में रहता है। ये नोवेल सोवेज, ये उनका फेमस है कि ये वर्ड ही दे देगा, इस वर्ड को किसने कॉइन किया, ये वर्ड किसने बोला, ऐसे ही आ जाएगा। रूसो ने व्यक्ति को भद्र पशु की संज्ञा दी है। भद्र पशु पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। वह व्यक्ति भद्र इसलिए था क्योंकि उसे स्वयं के प्रति प्रेम एवं दूसरों के प्रति सहानुभूति था। क्या था? स्वयं के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति सहानुभूति था। उनकी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कब इसका ईस्वी सन भी याद रखिए, 1762 में रूसो ने कहा कि उसमें क्या कहा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जब वो पैदा होता है तो वो स्वतंत्र होता है, लेकिन पैदा होते हुए जंजीरों में जकड़ जाता है। समाज के विकास तथा संपत्ति के उदय से यह स्वतंत्रता लुप्त होने लगी। इसी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना मूल उद्देश्य है। इसके लिए रूसो ने प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा लगाया। इसका अर्थ ऐतिहासिक रूप में लौटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मानव का नैतिक प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित जीवन है। आगे है, मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा, चाइल्ड ऑफ नेचर। ये भी याद रखना, ये भी बहुत, मैक्सी ने क्या बोला, मैक्सी ने हर के बारे में कुछ ना कुछ बोला है, तो हर थिंकर का आप एक बार ध्यान से देख लेना। मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु बोला, चाइल्ड ऑफ नेचर बोला है, ठीक है। रूसो की मूल समस्या, तो उसके अनुसार जो मूल समस्या थी, प्राकृतिक अवस्था की मुक्त स्वतंत्रता संपत्ति और सभ्यता के विकास के पश्चात समाप्त हो गई है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक वैकल्पिक समाज का निर्माण आवश्यक है। रूसो के अनुसार मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण समाज और संस्थाएं हैं, मानव स्वभाव नहीं है। क्या बोला रूसो? रूसो के अनुसार मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण, जो मानव भ्रष्ट होता है उसकी बुद्धि खराब, वो किसका कारण? समाज और संस्था का, मानव स्वभाव नहीं। स्वभाव से तो वो अच्छा है, बट जब वो समाज में रहता है तो उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। रूसो के सामाजिक समझौते का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति है। देखो ये स्वतंत्रता की मेन बात करते हैं। जब हम लॉ की बात करते हैं तो स्वतंत्रता, और उन्होंने संपत्ति को मेन बोला है, ठीक है। लॉ संपत्ति को ज्यादा महत्व देते हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, तीन तरह के अधिकार की बात वो बोलते हैं। अधिकार की सबसे पहले बात हमने पढ़ा, लॉक, अगर आपने नहीं देखा है मेरे चैनल पे लॉक थिंकर को बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप उसे देख लीजिए। ये रूसो देखने से पहले आप जरूर लॉक को देख लीजिए, क्योंकि ये जो थिंकर है तीनों समझौतावादी, इनको लगातार क्रम में पढ़िएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर रूसो के सामाजिक समझौते हॉब्स की भांति उसका मूल तत्व लॉ की भांति। देखो रूसो के सामाजिक समझौते की विधि हॉब्स की भांति है, परंतु उसका मूल तत्व लॉ की भांति है, ठीक है। दोनों से प्रभावित था। हॉब्स समझौता की भांति कैसे है? अब हॉब्स की समझौता की भांति कैसे, उसको हम देखेंगे। तो देखो रूसो में भी हॉब्स की भांति एक समझौता पाया, जैसे हॉब्स ने एक समझौता किया, लॉक ने दो समझौता किया। और जैसे बोलते हैं ना, अगर लोग बोलते हैं कि अगर सरकार खत्म भी हो जाती है तो समाज खत्म नहीं होगा, राज्य खत्म नहीं होगा, ठीक है, सरकार चेंज होगा, लेकिन ये लोग एक ही समझौता करते हैं।
और log 2। तो याद रखना ये क्वेश्चन सीधे आ जाता है कि हॉब्स ने कितने तरह की समझौता की बात की, लॉक ने कितने तरह की समझौता की बात की, और हॉब्स ने रूसो ने कितने से रखते। तो याद रखना 1 2 1। तो पहले हॉब्स आते हैं तो एक समझौता, फिर 2 लॉक आते हैं तो 2 समझौता, फिर रूसो आते हैं तो एक समझौता। 1 2 1 करके याद रखना। फिर कैसे है देखो, रूसो में भी हॉब्स की भांति एक समझौता पाया जाता है। रूसो के समझौते में भी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार राज्य को सौंपा है। क्या है, जैसे हॉब्स ने लेवियाथन को सारा अधिकार सौंप दिया, सिर्फ दैहिक रक्षा, अगर आपके मतलब आपके प्राण की दिक्कत मतलब हो तब आप राज्य के विरुद्ध जा सकते। ऐसे आप किसी भी अधिकार, किसी भी स्वतंत्रता, कोई भी मांग करने का अधिकार नहीं है। वो जैसा लेवियाथन करेगा, जैसा राज्य करेगा, आपको करना है। वैसे रूसो ने भी एक समझौते की बात करी। फिर रूसो के समझौते में भी व्यक्तियों ने अपनी सभी अधिकार राज्य को सौंप दिया। आगे है, रूसो का राज्य हॉब्स की भांति ही निरंकुश, शक्तिशाली, असीमित, अद्वैय, अविभाज्य है। रूसो का जो राज्य है वो भी कैसा, निरंकुश है, शक्तिशाली है, असीमित है, अद्वैय है, अविभाज्य है। अब आगे है रूसो के समझौते में लॉक की विषय वस्तु। तो रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार समझौते के द्वारा रखा है। दूसरा है, लॉक की भांति रूसो ने सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। तो लॉक की भांति रूसो ने भी सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। तो हमने देखा कि कैसे उनकी विषय वस्तु लॉक की भांति है और समझौता हॉब्स की भांति है। आगे रूसो की राज्य की प्रकृति। अब राज्य की प्रकृति कैसी थी, राज्य का नेचर कैसा था। तो राज्य का नेचर जो था उनका, रूसो का राज्य आंगिक राज्य है। दूसरा, उसने राज्य को असीमित, अद्वैय, अविभाज्य एवं सर्वोच्च शक्ति माना है। रूसो के राज्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। तो रूसो का भी जो राज्य है ना, असीमित, अद्वैय है, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। अब संप्रभुता, ये वर्ड संप्रभुता वर्ड तो उस समय क्वाइन नहीं किया गया। सबसे पहले संप्रभुता वर्ड जो क्वाइन किए थे वो बोंदा थे, बट संप्रभुता जैसे तो देखो, संप्रभुता में रूसो की संप्रभुता असीमित, अद्वैय, अविभाज्य एवं कभी त्रुटि न करने वाली संस्था है जो राज्य है। रूसो के विचार में लोकप्रिय संप्रभु का विचार माना जाता। अब देखो इसमें भी है संप्रभु का किसने किस तरीके की संप्रभुता की बात की। तो रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की बात की, ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा। रूसो ने किस तरह की संप्रभुता की बात की, तो लोकप्रिय संप्रभुता। उसने राज्य और संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा, जनरल विल शब्द का प्रयोग किया। सामान्य इच्छा क्या है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। देखो, सामान्य इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, जनरल विल का सिद्धांत उसके मूल तत्व है। उसके रूसो के अनुसार मानव में दो प्रकार की इच्छाएं होती है। कौन कौन, पहला समुदाय के कल्याण की इच्छा, रियल विल। दूसरा है स्वार्थपूर्ण इच्छा, एक्चुअल विल। रियल विल और एक्चुअल विल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, समुदाय के कल्याण के लिए जो होगा वो रियल विल है, वो वास्तविक है। और जो स्वार्थपूर्ण इच्छा होगा, जो मेरी इच्छा से होगा, जो व्यक्तिगत इच्छा से होगा, वो एक्चुअल विल होगा। तो सामान्य इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज की भलाई है। तो सामान्य इच्छा हो गया, सामान्य इच्छा क्या होगी, जिसमें संपूर्ण की भलाई होगी। अतः सामान्य इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा है। ठीक है, सभी की इच्छा नहीं है, सभी के कल्याण की इच्छा होगी। अतः सामान्य इच्छा एक आदर्शवादी संकल्पना है। सामान्य इच्छा गुणात्मक एवं मात्रात्मक नहीं है। समुदाय के कल्याण की इच्छा रियल विल का योग सामान्य इच्छा है। क्या है, समुदाय की जो कल्याण की इच्छा है, रियल विल का जो पूरा योग है ना, वो जनरल विल है। हरनास ने कहा है लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा। अब यही पूछ लेगा, किसने लेवियाथन का कटा हुआ सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा बोला है, तो हरनास ने बोला, हरनास ने। समानता के विचार का समर्थन। तो रूसो के अनुसार कोई व्यक्ति इतना गरीब न हो कि स्वयं को बेच सके तथा कोई इतना धनवान न हो कि वो दूसरों को खरीद सके। मतलब अति नहीं होना चाहिए, ना इतनी गरीबी होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा धनवान होना चाहिए। ठीक है, मालिक एवं दास, शासक एवं शासित का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। रूसो ने महिलाओं के लिए समान शिक्षा के अधिकार का समर्थन नहीं किया। देखो, इन्होंने महिलाओं के समान शिक्षा के समर्थन नहीं किया। वहीं जेएस मिल ने किया है,
महिलाओं की समान शिक्षा की बात करते हैं। स्वतंत्रता की संकल्पना। रूसो के लिए स्वतंत्रता का अर्थ अपनी नैतिक इच्छा की पालन करना है। समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना ही स्वतंत्रता है। जो समुदाय की भलाई है ना, वही उसका भलाई करना ही स्वतंत्रता है। सेवाइन के अनुसार रूसो ने स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। विरोधाभास स्वतंत्रता सेवाइन के अनुसार। रूसो का कथन है कि जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसी कारण उसे फांसीवाद के विचार का दार्शनिक पिता कहा जाता है। फिर से मैं पढ़ती हूँ, एक बार आपको सुन लो। देखो, रूसो का कथन है कि जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसी कारण इसे फांसीवाद के विचार का दार्शनिक पिता कहा जाता है। रूसो की शासन प्रणाली। तो रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का खंडन किया है। व्यवहारिक समस्या को देखते हुए रूसो ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो केवल ईश्वर के राज्य के लिए उपयुक्त है। लोकतंत्र को ये अच्छा नहीं मानते, ठीक है। रूसो के लोकतंत्र की मान्यता को अमूलवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है, रेडिकल डेमोक्रेसी। रूसो की लोकतंत्र की मान्यता को अमूलवादी लोकतंत्र, रेडिकल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। आगे है, उसने लोकतंत्र को जनमत संग्रही लोकतंत्र भी कहा है। मैकफर्सन ने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी में रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी है। अब मैकफर्सन की बुक याद रखिएगा, क्या है? द लाइफ एंड द टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, जिसमें रूसो की लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी है। राष्ट्रवाद। तो रूसो को राष्ट्रवाद के विचार का सैद्धांतिक जन्मदाता माना जाता है। उसने राष्ट्रवाद को नागरिक धर्म से संबंधित करने का प्रयास किया। विविधतावादी विचार। तो रूसो लोकतांत्रिक भी है, रूसो व्यक्तिवादी भी है, उस समाज में उससे प्रेरणा भी लेते हैं, फांसीवादी भी उससे प्रभावित है। अब उसके आलोचक कौन कौन से हैं? तो रूसो, टॉलमैन के अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक पिता है। कौन बोलते? टॉलमैन बोलते हैं रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है, दार्शनिक प्रणेता है। अब उनकी फेमस जो बुक्स है वो लिखी हुई है, देखो, द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, ये उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, ये नहीं। एमाइल है जो एजुकेशन पे लिखी गई है, ठीक है। ये है डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट, ये इनकी सबसे पहली वो थीसिस टाइप का वो लिखे थे, वो थी। फिर डिस्कोर्सेज ऑन ओरिजिन और बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी, ये भी है। सबसे पहला ये है आर्ट एंड साइंस। फिर ये हो गया। फिर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पता ही है, 17, इसका तो ईस्वीसन याद ही रखिए, 1762। फिर है डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1755। देखो, इसके बाद लिखे हैं ये डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन और बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी के बाद ये लिखे डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। याद रखना, डिस्कोर्सेस लगातार है, पहले आर्ट एंड साइंस है, फिर इनइक्वालिटी है, फिर इकोनॉमिक है, ऐसे ध्यान रखना तो याद आ जाएगा। 50, 54 और 55, 1750, 1754, 1755, ठीक है। इसमें क्या बोले थे? रूसो ने कहा है कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने रूसो कंप्लीट कर दिया है। आगे की क्लास में हम बेंथम, तो बहुत छोटा है, बेंथम का तो ज़्यादा है नहीं, तो बेंथम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, या फिर जेसमिल और बेंथम को मैं साथ में ही करा दूंगी, क्योंकि बेंथम जो है जेसमिल के गुरु माने जाते हैं, बट जेसमिल ने काफ़ी उनके विचारों का खंडन भी किया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। अगर आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही है, अगर आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।